हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आप सभी की मांग पर लेकर के आए हैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल का जो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 का जो प्रथम प्रश्न पत्र है सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10वीं का। तो मैं इसके पहले हिंदी का डाली थी, जिसमें कि कई विद्यार्थियों ने कमेंट में किए कि मैम आप सभी सब्जेक्ट का बनाइए। तो मैं सभी सब्जेक्ट का तो नहीं बना सकती, लेकिन ये सामाजिक विज्ञान का बना रही हूँ। तो चलिए आज हम इसमें आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या होगा। तो ये जैसा कि आपके लिए निर्देश है, विद्यार्थियों के लिए निर्देश। तो ये तो आपको सबको पता है कि ये इसमें 60 प्रश्न हैं और ये टोटल 120 मिनट का है। और इसमें टोटल 4 विकल्प दिए गए हैं, 1 2 3 4, जिसमें कि केवल एक ही सही है। और आप इस किताब में रफ कार्य भी इसी पेपर में कर सकते हैं। तो ये आपके लिए निर्देश हो गया। फिर इसके बाद चलिए हम देखते हैं, आज ये सामाजिक विज्ञान का है, इसमें प्रश्न। तो इसको हम हल करते हैं। तो जैसा यहाँ देख रहे हैं आप, प्रश्न 1 कि मिताली एक मानचित्र में अपने शहर होशंगाबाद को खोजना चाहती है। इसके लिए उसे उस स्थान के संबंध में क्या जानना चाहिए। तो कोई एक लड़की है जो कि मानचित्र में अपने शहर के बारे में खोजना चाहती, तो उसको क्या जानना चाहिए। अक्षांश, देशांतर, अक्षांश एवं देशांतर, ध्रुव। तो उसे इसके बारे में जब यहाँ पर अक्षांश एवं देशांतर जब दोनों मालूम रेखाएं रहेंगी, तब वह अब किसी शहर को भी खोज सकती है। फिर इसके बाद चलिए यहाँ हम देखते हैं, ये दूसरा प्रश्न है, किस प्रकार के वनों में शुष्क ग्रीष्म ऋतु के समय लगभग 6 से 8 सप्ताह तक वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो इसका हम आपको जो उत्तर है, खाली उत्तर बता रहे हैं, जिससे कि आप लोगों का समय भी बचे और कम समय में आप अधिक से अधिक इसमें प्रश्नों को कर सकें। तो प्रश्न तो आप सब देख ही रहे हैं। तो चलिए हम इसका खाली उत्तर बताते हैं कि जो है इसमें हो जाएगा इसका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसका सही हो जाएगा ये। फिर इसके बाद आता है प्रश्न 3, जून के मध्य में पश्चिमी घाट के साथ साथ होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है। जून के मध्य में यानी बीच में जो पश्चिमी घाट में जो वर्षा होती है, तो उसका होने का कारण क्या है। तो उसका जो कारण है, तो ये उच्चावच लक्षण जो है ये मुख्य कारण है। फिर इसका चौथा है प्रश्न 4 का, सूती वस्त्र, रबर, खाद्य तेल, कागज किस प्रकार के उद्योगों के उदाहरण है। तो ये किस प्रकार के हैं, तो इसमें ये हो जाएगा यहाँ, ये कृषि पर आधारित होते हैं, क्योंकि इसमें अगर पशु से देखें तो पशु इसमें पशु से नहीं होगा, ना तो खनिज ही होगा, खनिज पर आधारित न रसायन, इसलिए इसमें कृषि हो जाएगा। फिर ये अगला है हमारा प्रश्न 5, मानचित्र पर दर्शाई गई आर को पहचाने। जो आर यहाँ पे है, ये इसको हमें पहचानना है कि ये क्या है, इस पर ये किसका संकेत है। तो जैसा कि इसमें विकल्प में ये दिया गया है, यहाँ पर विकल्प में दिया गया है कि ये महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। तो ये जो हैं, तो आर में हम जैसा कि यहाँ पे ये जो आर देख रहे हैं, तो जस्ट इसके नीचे यहाँ थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पे हमारी महानदी होती है। फिर यहाँ पे हमारी चिल्का झील होती है, यहाँ पर चिल्का झील होती है, यहाँ पे चिल्का झील हो जाएगी। और जस्ट फिर इसी के बगल में यहाँ पर ये गोदावरी, यहाँ पे महानदी, यहाँ पे चिल्का झील, यहाँ पे गोदावरी यहाँ पे हो जाएगी। फिर यहाँ और नीचे आएंगे तो कृष्णा नदी हो जाएगी, फिर यहाँ पे कावेरी। तो इस प्रकार से इसमें है, तो सबसे आर यानी कि सबसे पास की जो नदी है, तो वहाँ पे ये महानदी है, यहाँ पे आर के पास में महानदी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महानदी।
फिर अगला हम देखते हैं प्रश्न 6, दिए गए मानचित्र का अवलोकन करें तथा जून से सितंबर के मध्य 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले छायांकित क्षेत्र को पहचानें। इसमें जो छायांकित क्षेत्र है, जो हमारा ये वाले क्षेत्र हैं, ये जो कहा रहा है इसको छायांकित बता रहा है, तो इस क्षेत्र को हमें पहचानना है कि यह कौन सा क्षेत्र है। तो यहाँ पर ये इसका हो जाएगा, ये जो है तो इसका तीसरा हो जाएगा अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे। ये जो है तो ये अरावली के पहाड़ी का ये पश्चिमी किनारा ये है छायांकित चित्र में जो है। तो फिर यहाँ पे अगला है प्रश्न 7 का लौह क्षेत्र अयस्क मुख्यतः निम्न में से किसमें पाया जाता है। तो यहाँ ये जो है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार जो है, यहाँ पे लौह अयस्क मुख्य रूप से पाया जाता है। फिर ये प्रश्न 8 हो गया, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। जो पंजाब है राज्य, तो उसमें मुख्य जो भूमि है वो दिनों दिन घटती क्यों जा रही, क्या कारण है। तो उसका यहाँ पे हो जाएगा अति सिंचाई। यहाँ पे इसका ये सही जवाब हो जाएगा, अति सिंचाई के कारण वह भूमि जो है तो निम्नीकरण उसका हो रहा है। फिर यहाँ पे प्रश्न 9 है, वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को कहते हैं। तो वर्षा ऋतु में जो फसलें उगाई जाती हैं उसको खरीफ की फसल कहा जाता है, और जो गर्मी के समय में जो यानी उगाई जाती है उसको रबी की फसल। और ज़्यादा जो गर्मी के दिनों में उधर जैसे फरवरी मार्च अप्रैल में तो वो ज़्यादा हो जाएगी, और ये हो जाएगी खरीफ हो जाएगी। और ये रबी के फसल में जैसे जो ठंडी के मौसम में जो उगाई जाती हैं वो फसलें हो जाएंगी। फिर यहाँ प्रश्न 10 है, उस प्रदेश को पहचाने जहाँ पर भूमि संरक्षण के लिए सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है। वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ की सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। तो वह स्थान यहाँ पर हो जाएगा ये पहाड़ों में सीढ़ीनुमा जो खेत बना करके इस प्रकार से ऐसे खेत बना करके उसका यहाँ पे खेती की जाती है। क्योंकि पहाड़ियों में का जो पानी होता है तो ढलान होता है और ऊपर से नीचे उसमें मिट्टी सब बह जाती है, इसलिए उसमें सीढ़ी की तरह बना करके और वहाँ पे खेती की जाती है, जिससे कि मिट्टी का कटाव रोका जा सके। फिर प्रश्न यहाँ 11 है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा प्राप्त करता है। तो इसमें कौन सा ऐसा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है जो कि शीत ऋतु में यानी कि ठंडी में वहाँ पे वर्षा होता है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब और हरियाणा इसका। फिर यहाँ पे प्रश्न 12 है, फलीदार फसलों का उदाहरण है। तो फलीदार फसलों का उदाहरण कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दालें। इसका दालें हो जाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि अनाज में नहीं होता, गन्ना में भी नहीं होता, काफ़ी में भी, लेकिन दाल जो होता है दाल का छिलका होता है, तो इसलिए इसमें फलीदार में, और यह एक ऊपर में फलता है। फिर यहाँ अगला है प्रश्न 13, केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षण को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको केरल और कर्नाटक में जो पूर्व मानसून होता है उसको हम यहाँ पे आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। इसका सही करेक्ट उत्तर हो जाएगा 3। फिर यहाँ पर इसका प्रश्न 14 का हो जाएगा, सौर भारत में समुद्र तल से 1461 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक स्थान पर रहता है। उस स्थान को पहचाने जहाँ पर वह
रहता है। तो इसको हमें पहचानना है कि वह कहाँ पर रहता है, तो उसका सही स्थान हो जाएगा ये शिलांग इसका। फिर यहाँ प्रश्न 15 है, उपजाऊ मृदा और प्रचुर वर्षण वाले मैदानी भागों में जनसंख्या घनत्व की संभावना कैसी होती है। तो वहाँ पे इसका सही हो जाएगा उच्च से उच्चतम संख्या का घनत्व होता है। जहाँ पे उपजाऊ मृदा होती है और प्रचुर वर्षण यानी कि भरपूर मात्रा में वर्षा होती है, वहाँ पे ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। फिर इसका अगला हो जाएगा प्रश्न 16 का, सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यापारी वर्ग ने क्यों हिस्सा लिया। तो इसका हो जाएगा क्योंकि वे विदेशी वस्तुओं से आयात के विरुद्ध सुरक्षा चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि विदेशी वस्तुएं ला करके हमारे देश में उसको बेचा जाए, मुनाफा कमाया जाए और हम लोगों का रोजगार छीना जाए। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यापारी वर्ग ने सब लोग मिल करके उनका विरोध किए। फिर यहाँ पे प्रश्न 17 हो जाएगा, इस घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। तो कौन सी वह घटना थी जिससे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का यहाँ पे शुरुआत होती है। तो वह दांडी यात्रा थी, जो कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का वहीं से शुरुआत होती है, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा यह चलाया गया था। फिर यहाँ है प्रश्न 18 है, साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण था। क्या कारण था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साइमन कमीशन का जो बहिष्कार लोगों ने मिलकर किया, तो किस कारण से किया। ये दूसरा हो जाएगा, उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, क्योंकि वहाँ उस संगठन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए उसका बहिष्कार किया गया। तो इस वीडियो को हमें आशा है कि आप लोगों के पसंद आएगी, आपके पेपर में मददगार साबित होगी। तो और ऐसा ही और हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हम कभी अगला वीडियो डालें तो आपको पता चले, और नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए ताकि आपको सूचित कर दे, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, जिससे कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है हमें अगला वीडियो बनाने के लिए। और इस प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिए। फिर चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न 19 का यहाँ पे हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति 1789 के मुख्य उद्देश्य क्या थे। जो फ्रांसीसी जो क्रांति थी, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य का हो जाएगा दूसरा कि समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा। तो इस प्रकार से इसका ये दूसरा वाला हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति का करने का उद्देश्य यही था, सब लोग समान व्यवहार करें, स्वतंत्र रहें, किसी को परेशान ना हो, आपस में भाईचारा बना करके रखें। फिर इसके बाद यहाँ अगला देखते हैं प्रश्न 20 कि मानचित्र का ध्यान से अध्ययन करें एवं 17वीं शताब्दी के भारत के पश्चिम के 2 बंदरगाह पहचाने। तो जो 17वीं शताब्दी कौन सी, इसमें पूछा है 17वीं शताब्दी का जो भारत के पश्चिमी 2 बंदरगाह थे वह कौन कौन हैं। तो इसका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा यहाँ ये हो जाएगा चौथा, सूरत और गोवा। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो यहाँ पे है ये वाला, तो ये सूरत है, और एक यहीं पे इसके नीचे देख रहे हैं ये गोवा है। तो ये 2 ऐसे से भारत के पश्चिमी बंदरगाह पहले के 17वीं शताब्दी के थे। फिर है अगला प्रश्न 21, फ्रांसीसी क्रांति के समय रॉबेस्पियर के शासन ने कानून पास किए। तो इसका यहाँ पे हो जाएगा वह कैसा कानून था। यह मजदूरी और कीमतों की सीमा से संबंधित यह कानून था, जो कि फ्रांसीसी क्रांति के समय पास किया गया था।
फिर यहाँ पे चलिए अगला देखते हैं हम प्रश्न 22 का। यहाँ पे कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किस दार्शनिक ने राजा के दैवी एवं निरंकुश अधिकाट्य के सिद्धांत का खंडन किया? तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ऐसा कौन सा राजा था जो कि दैवी निरंकुश यानी जो महामारी एक प्रकार की होता तो उसमें किस प्रकार का उसे निराशा हाथ लगी थी? तो यहाँ पे हो जाएगा जॉन लॉक, जो उस समय का था। फिर अगला यहाँ प्रश्न 23, 1929 के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो 1929 के जो कांग्रेस के जो नेता थे लाहौर के अधिवेशन में, तो वह कौन थे? तो उसमें हो जाएगा ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वह उस समय अध्यक्ष थे 1929 में। फिर अगला है यहाँ पे प्रश्न 24 है, गोलमेज सम्मेलन किस में कांग्रेस शामिल नहीं हुई? जो गोलमेज सम्मेलन था तो जिसमें कि कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी, तो वह कौन सा था? वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 था, जिसमें कि कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। फिर यहाँ प्रश्न 25 है, जिसका कि 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः यहाँ खालिस्तान है द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा यह किया गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा शिक्षित शहरी पुरुषों के द्वारा यहाँ पे ये जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। फिर प्रश्न यहाँ 26 है, सितंबर 1932 में हुए पूना समझौता लॉर्ड इरविन और खालिस्तान के बीच हुआ था। तो यहाँ लॉर्ड इरविन और किसके बीच में यहाँ पे हुआ था? तो ये इसका हो जाएगा सही उत्तर महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। फिर अगला चलिए देखते हैं, यहाँ प्रश्न 27 है, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की औपचारिक मांग रखी? जो कांग्रेस थी तो वह किसमें पूर्ण स्वराज की मांग रख दी थी कि हमें अपना पूर्ण स्वराज चाहिए, अधिकार चाहिए, हम किसी के गुलाम नहीं रहेंगे। तो जो ये लाहौर अधिवेशन था उसमें पूर्ण स्वराज का उसने मांग की थी। फिर प्रश्न 28 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जनसमूहों को किन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कहा गया? तो इसका पे यहाँ हो जाएगा जो ये है, तो ये नमक कानून को तोड़ना, नमक का उत्पादन और सरकारी नमक फैक्ट्रियों के सामने प्रदर्शन, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार एवं शराब की दुकानों के सामने धरना देना, किसानों द्वारा स्वराज्य एवं चौकीदार कर को चुकाने से इनकार, उपरोक्त सभी। तो इसमें ये हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ये सभी था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, जो कि जनसमूह कार्यक्रम में ये भाग लेने का मुख्य उद्देश्य था कि हम इनका विरोध करेंगे। फिर यहाँ पे है ये 29 है कि आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में होने वाले उग्र गुरिल्ला आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका किसने किया था यहाँ पे? तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर अल्लूरी सीताराम राजू ने इसका आंदोलन किया था। फिर यहाँ प्रश्न 30 का है, उदारवादी राष्ट्रवादी जिन्होंने क्रांति की शुरुआत की में अधिकांशतः समाज के कौन से वर्ग शामिल थे? तो इसमें किस प्रकार के समाज के लोग ज़्यादा शामिल थे जो कि उदारवादी राष्ट्रवादी में शामिल हुए थे? तो इसमें ज़्यादातर जो हैं शिक्षित कुलीन मध्यम वर्ग के लोग थे जो कि शामिल हुए थे। फिर अगला है प्रश्न 31 है, मान लीजिए कि आप टूथपेस्ट खरीदना चाहते हैं और दुकान मालिक कहता है कि वह टूथपेस्ट तभी बेचेगा जब आप टूथब्रश भी खरीदेंगे। किस अधिकार के अंतर्गत आप टूथपेस्ट खरीद सकते हैं? तो ये अगर आप कोई टूथपेस्ट खरीदना चाहते हैं
तो उसके साथ साथ दुकानदार क्या कहता है कि आप ब्रश भी खरीदेंगे तभी आपको ये दिया जा सकता है, नहीं तो नहीं। तो इसे हम इसको चुनने का अधिकार के अंतर्गत इसको हम खरीद सकते हैं कि हमारा जो मन है हम उसे लेंगे वरना नहीं लेंगे। तो इस प्रकार का इसमें हम इसके अंतर्गत खरीद सकते हैं। फिर यहाँ पे हो जाएगा प्रश्न 32। नौकरी बाजार में एक व्यक्ति की कमाई के दो मुख्य निर्धारक हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौशल एवं शिक्षा। नौकरी बाजार में एक व्यक्ति की कमाई के दो मुख्य निर्धारक हैं। तो जब उसका कौशल यानी जब विवेक रहेगा और उसके पास जानकारी शिक्षा भी रहेगी तभी वह कोई बाजार या फिर अच्छा कमाई कर सकता है। फिर प्रश्न 33 है, मानव विकास सूचकांक के सामने के लिए निम्न में से कौन सी एक कसौटी नहीं है। तो इसका कौन सा ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा बेरोजगारी दर, ये इसका सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला है प्रश्न 34 है, एक देश के लिए धारणीय विकास है। तो एक देश के लिए सब यानी विकास के लिए क्या क्या जरूरी होता है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा संसाधनों का न्यायपूर्वक एवं भविष्य उपयोगिता के लिए संरक्षण। अगर हम किसी संसाधन को न्यायपूर्वक से उसका हम उपयोग करेंगे और भविष्य के लिए सुरक्षित करके रखेंगे तभी हम एक देश का अच्छा विकास कर पाएंगे। फिर यहाँ है प्रश्न 35 है अगला, एक राज्य की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षणिक उपलब्धि से संबंधित नीचे दी गई वैकल्पिक आंकड़ों की तालिका का अवलोकन कीजिए। एक विकल्प चुनिए एवं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर ये कुछ दिया गया है ग्रामीण जनसंख्या और शैक्षणिक उपलब्धि की, उस ग्रामीण के लोग कितना इसमें पढ़े हैं, कितना महिलाएं हैं और कितना पुरुष इसमें शिक्षित हैं। तो इसका यहाँ पर ये हो जाएगा टोटल, ये जो दिया गया है कि स्कूल में जाने वाली ग्रामीण बच्चियों का प्रतिशत कितना है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ये 66% इसका है टोटल जनसंख्या। क्योंकि यहाँ ग्रामीण पूछा है इसलिए यहाँ ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता दर, तो यहाँ हम टोटल जोड़ देंगे तो यहाँ पे ये टोटल मिला करके हो जाएगा ये इसका 66% ये हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे प्रश्न 36 का है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा नहीं है। तो ये मुद्रा कौन सी नहीं है, तो ये जो है तो जैसे मुद्रा, नोट, जमा, सिक्के, ये सब क्या हैं, मुद्रा ही हैं। यानी एक प्रकार के पैसे भी हम क्या जमा ही करते हैं, मुद्रा नोट को ही कहा जाता है, सिक्के भी होता है। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड है यह एक मुद्रा नहीं है बल्कि यह एक कार्ड है जिससे कि पैसा इसमें से निकाला दिया जाता है। फिर ये प्रश्न 37 है, निम्नलिखित में से कौन साख के औपचारिक स्रोत का एक उदाहरण है। तो यहाँ साख में हो जाएगा ये जो है बैंक हो जाएगा, साख यानी कि शाखा जिसके को कहते हैं, तो बैंक यहाँ हो जाएगा इसका। फिर अगला है प्रश्न 38 और 39, इसी में 48 से 39 तक के प्रश्नों का ये जो है इसी के आधार पे उसमें प्रश्न को छांटना है। तो नीचे दिए गए रेखा चित्र का अवलोकन कीजिए और प्रश्न 38 तथा 39 का उचित यहाँ पे उत्तर देना है। तो यहाँ पे ये जैसा देख रहे हैं कि भूस्वामी 1% और व्यापारिक बैंक है 25% और सहकारी समितियां हैं 27%, अन्य में 7% है
और यहाँ पे संबंधी एवं मित्रगण के लिए 7% है, व्यापारी के लिए 3% और साहूकारों के लिए यहाँ है ये 30%। तो इस प्रकार से हमें इस चित्र के माध्यम से यहाँ हमें 38 का जवाब देना है। ये ग्रामीण भारत में साग के किस स्रोत का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो इसका किस रूप में? तो सबसे ज़्यादा यानी कि इसका उपयोग किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या कह रहा है, व्यापक यानी कि सर्वाधिक जिसकी संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा ये साहूकारों की संख्या 30% है। तो इस प्रकार से इसमें यह साहूकार हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये अगला है 39। तो 39 का यहाँ पे हो जाएगा ये रेखा चित्र के अनुसार अपनी साख आवश्यकताओं के लिए साहूकारों पर निर्भर लोगों का क्या प्रतिशत है? तो कितने ऐसे लोग हैं जो कि साहूकारों के ऊपर निर्भर हैं? तो जैसा कि इसमें आप ये देख रहे हैं कि साहूकारों के ऊपर कितने लोग ये निर्भर हैं। तो इसी में से हमें इसका भी लिखना है। तो इसका टोटल हो जाएगा ये 30% जो लोग हैं कि वो निर्भर हैं। फिर यहाँ है प्रश्न 40 का, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो विदेशी व्यापार तथा विनियोग का नियमन करता है। तो ये हो जाएगा WTO, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ प्रश्न 41 है, नीचे दी गई तालिका का अवलोकन कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस तालिका को भी हम देखेंगे और नीचे प्रश्नों का इसमें जवाब देंगे। तो जैसे है गरीबी यानी कुछ चयनित राष्ट्रों में तुलना 2010 और 13 के बीच का ये है, जो कि इधर राष्ट्र का नाम होगा जैसे बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका हो गया। ये डॉलर हो गया, यहाँ दिखा रहा है प्रतिदिन से कम संख्या का प्रतिशत। तो यहाँ ये कि 43, 25, 13 और 4। तो ये इस प्रकार से इधर का संख्या का प्रतिशत हो गया, दिनों दिन वह प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो इस प्रकार से इसमें हम देखेंगे कि भारत में गरीबी से ऊपर रहने वालों का प्रतिशत है। तो गरीबी से ऊपर रहने वालों का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ये 75% यहाँ पे हो जाएगा। जैसा कि इसमें ये दिया गया है कि भारत, तो मान लीजिए कि ये भारत हो गया। तो यहाँ पे भारत दिया है, भारत में अगर 25% हैं जो कि कम प्रतिशत वाले हैं, तो उसका 100 में लाने के लिए तो 75% इसका हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला है प्रश्न 42 है, राशन की दुकानें उचित दर वाली दुकानें आमतौर पर बेचती हैं। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ये प्रसाधन सामग्री, दवाएं, पानी, ये इसका सही हो जाएगा। फिर यहाँ 43 देखेंगे, सर्वाधिक वितरण प्रणाली में राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार वस्तुओं की एक अनुबंधित मात्रा की एक कीमत पर खरीद सकता है। तो इसको का जो हो जाएगा, तो इसका यहाँ पे ये उत्तर 2 हो जाएगा, बाजार कीमत से कम पर। जितना जैसे कि कोई हम वस्तुएं जो खरीदते हैं तो देखते हैं जितना उसमें दवा में या सामान में जो प्राइस MRP जो डला होता है, तो उससे दुकानदार भले ही 1 रुपया 2 रुपया कम करके देता है, लेकिन वह ज़्यादा करके नहीं दे सकता है। फिर यहाँ प्रश्न 44 है, एक ही भूमि से उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक है। तो एक ही भूमि से किस प्रकार का यहाँ पे उत्पादन बढ़ सकता है? तो इसमें जैसे ये हो जाएगा, खेती की आधुनिक विधियों का उपयोग अगर जब हम करेंगे तभी उसमें हम भरपूर
उत्पादन बढ़ा पाएंगे। अगर हम कितना भी श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, रासायनिक खादों का उर्वरक करेंगे और मशीनों का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब तक आधुनिक विधि से हम उसका खेती नहीं करेंगे तब तक वह उत्पादन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। फिर यहाँ प्रश्न 45 है, द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। तो द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत इसमें कौन आते हैं? तो इसका हो जाएगा निर्माण तथा विनिर्माण करना, ये आते हैं द्वितीयक के अंतर्गत। फिर इसका प्रश्न 46 है, रंग भेद की नीति ऐतिहासिक रूप से किस देश से संबंधित है? तो यह किस देश से रंग भेद यानी जहाँ तक रंग भेद की नीति ये किस देश में? तो यह दक्षिण अफ्रीका में यह नीति चलती है। फिर यहाँ पे अगला हो जाएगा प्रश्न 47 कि कानून का यहाँ है कानून का शासन नामक सिद्धांत का अर्थ है। तो इसका हो जाएगा सही उत्तर कि कानून के समक्ष समानता, इसका सही हो जाएगा। फिर यहाँ है ये प्रश्न 48 है, नागरिक अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए किस संस्था के पास जाते हैं? जो नागरिक होता है, जो नागरिकों का जो मूल जो अधिकार है, जो छह मिले हैं, उसे बचाने के लिए वह किसके पास जाते हैं? तो इसका हो जाएगा सही यहाँ पे न्यायपालिका के पास वह जाते हैं और न्यायपालिका उसका न्याय करती है। फिर यहाँ पे प्रश्न 49 हो जाएगा, देश की एकता कम आंकी जाती है? कब आंकी जाती है? जब इसमें अल्पसंख्यक समुदाय की शिकायतें हो। जब इसमें जो अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं, जब वह शिकायतें करते हैं शासन के पास जा कर के, तब उसमें देश की एकता को आंका जाता है। फिर यहाँ पे प्रश्न ये 50 हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातंत्र एक ही परिणाम नहीं है? तो इसमें इसका हो जाएगा सही यहाँ पे कि एक तंत्री सरकार जो है, तो ये इसका परिणाम नहीं है। फिर प्रश्न 51 हो जाएगा, प्रजातांत्रिक सरकार के आर्थिक लक्ष्य क्या हैं? जो प्रजातांत्रिक जो है तो इसका जो सरकार का जो आर्थिक लक्ष्य क्या है? तो इसका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 2। दूसरा हो जाएगा लोगों के बीच से आर्थिक असमानता को घटाना। जो लोगों के बीच में जो आर्थिक असमानता फैला करके जो रखा गया है, एक ऊंच नीच का जो भेदभाव और जो आर्थिक पैसे रुपए का, तो इसे हमें घटाना होगा, कम करना होगा। सामाजिक रूप से विविध देश में प्रजातंत्र को उत्तम सरकार क्यों माना जाता है? तो इसका यहाँ पे ये हो जाएगा कि क्यों माना जाता है। चौथा, यह विभिन्न संघर्ष तथा मतभेद के बीच समझौते के लिए तंत्र प्रदान करता है, इसलिए इसे माना जाता है। फिर यहाँ पे अगला है ये प्रश्न 53 है, एक साधारण नागरिक प्रजातंत्र की जड़ों को गहरा करने में कैसे भाग लेता है? तो इसका यहाँ पे हो जाएगा कि केवल मतदान द्वारा। जैसे कि जो भी होता है, हम जैसे कि सभी इंसान क्या है, एक प्रजातंत्र ही हैं, और वह उसमें भाग कैसे लेता है? जड़ों को गहरा करने के लिए यानी कि मजबूत करने के लिए। तो इनमें सबका चुनाव होता है, जिसकी ज़्यादा बहुमत बनती है सरकार, वही उसका बनता है। फिर यहाँ है प्रश्न 54 है, गठबंधन क्या है? तो गठबंधन किसको कहते हैं? तो इसका हो जाएगा कई दलों द्वारा एक साथ चुनाव लड़ना जो होता है, तो वही क्या गठबंधन कहलाता है। कि कई दलों यानी अलग अलग पार्टी द्वारा जब एक ही साथ जो चुनाव लड़ा जाता है। फिर इसका है प्रश्न 55 का है, भारतीय जनता पार्टी किस गठबंधन का नेतृत्व करती है? जो भारतीय जनता पार्टी है तो यह किस दल का करती है? तो यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो दल है, इसका ये नेतृत्व
करती है। फिर प्रश्न 56 है, निम्न में से कौन सा देश एक दलीय व्यवस्था का उदाहरण है? ऐसा कौन सा देश है जिसमें कि एक ही दल पाया जाता है? तो वह है चीन। चीन यहाँ पे हो जाएगा चीन देश। फिर यहाँ पे प्रश्न ये 57 है, पिछली सदी के दौरान विश्व में किस प्रकार की सरकार की संख्या में वृद्धि हुई है? पिछली सदी यानी जो पिछले बीत चुकी है, तो उसमें किस प्रकार की सरकार का तो इसमें हो जाएगा यहाँ पे लोकतांत्रिक जो है सरकार का इसमें वृद्धि हुई है। फिर यहाँ प्रश्न 58 है, एक संघीय सरकार विरोधाभासी है। तो ये क्या है? एक संघीय जो है यहाँ पे, तो एक हो जाएगा इसका एकल सरकार, जो है कि संघीय सरकार का विरोधाभासी ये सरकार है। फिर प्रश्न है 59 यहाँ हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन देश सबको साथ लेकर के संघीय व्यवस्था का उदाहरण है? तो ये कौन सा देश है जो कि सबको साथ लेकर के चलता है? तो यहाँ पे इसका सही करेक्ट उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका जो देश है, यहाँ ये सबको साथ में लेकर के चलता है। फिर इसका प्रश्न ये 60 है कि भारतीय संविधान के अनुसार किसी अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। तो इसको जो भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषय पर जो कानून बनाने का जिसे अधिकार है वह है यहाँ पे संसद है जो कि वो बना सकती है। तो प्यारे बच्चों, ये कक्षा 10वीं का जो लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो आया है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण परीक्षा सब विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आएगी और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि इसमें सभी लोग अच्छे से परीक्षा में अंक प्राप्त कर सकें और जीवन उनका खुशहाल हो सके। धन्यवाद।